So Simple tutorial. Good morning students, this is Vijay Singh and you are watching So Simple tutorial. हम लोगों ने पिछले क्लास में लैंड रिसोर्सेज पढ़ा और फिर लैंड यूटिलाइजेशन पढ़ा, मतलब लैंड रिसोर्सेज को किन किन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज का टॉपिक है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। सबसे पहले व्हाट इज मेंट बाय लैंड यूज पैटर्न। Land use pattern refers to the way land is used in a specific area, मतलब किसी खास क्षेत्र में भूमि के उपयोग के तरीके से है। यह बतलाता है कि किसी क्षेत्र में भूमि का उपयोग एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, हाउसिंग, इंडस्ट्री या दूसरे एक्टिविटीज के लिए कैसे किया जा रहा है। लैंड यूज पैटर्न को स्टडी करने से हमें किसी क्षेत्र के लैंड यूज के तरीकों को समझने में मदद मिलती है, जो उस क्षेत्र के डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब जानते हैं वे कौन से फैक्टर्स हैं जो लैंड यूज डिटरमाइन करते हैं। इसमें मेनली दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक फिजिकल फैक्टर और दूसरा ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर के अंडर टोपोग्राफी ऑफ द लैंड, क्लाइमेट और सॉइल टाइप्स, यहाँ तक कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आदि आते हैं। ह्यूमन फैक्टर के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन वगैरह आते हैं। टोपोग्राफी तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, किसी क्षेत्र के लैंड सरफेस के फीचर्स कैसे हैं। यदि फ्लैट लैंड हो या जेंटल स्लोप हो तो वैसी जमीन एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यदि स्टीप स्लोप हो तो वो फॉरेस्ट के लिए या ग्रेजिंग के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्लाइमेट का भी लैंड यूज में रोल होता है। जैसे एग्रीकल्चर में धान की खेती के लिए हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, तो गेहूं के लिए मॉडरेट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो मॉडरेट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी गाय और भेड़ को पालने के लिए उचित होता है। कोस्टल रीजन्स में क्लाइमेट ट्रेड और टूरिज्म के लिए अनुकूल होता है। सॉइल टाइप भी लैंड यूज डिटरमाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लोमी सॉइल धान और गेहूं के लिए सुटेबल होता है, पर सैंडी सॉइल फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए। अर्बन डेवलपमेंट में भी मिट्टी तो देखी ही जाती है। स्टेबल और स्ट्रॉन्ग सॉइल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए उपयुक्त होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी लैंड यूज को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी अर्बनाइजेशन को जन्म देती है, हाउसिंग की मांग बढ़ जाती है, साथ ही हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी मांग बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्बन डेवलपमेंट के लिए और अधिक लैंड का उपयोग किया जा सकता है। इससे एग्रीकल्चरल लैंड को अर्बन एरिया में कन्वर्ट करने के लिए दबाव भी बनता है। लो डेंसिटी वाले एरिया का उपयोग एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए किए जाने की संभावना अधिक होती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स न्यू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाती है और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करती है। एक एग्जांपल एग्रीकल्चर से ही ले लीजिए। एग्रीकल्चर में टेक्निकल इनोवेशंस जैसे मैकेनाइजेशन और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं और लैंड नीड रिड्यूस करते हैं। कल्चर और ट्रेडिशन की बात करें तो कल्चर और ट्रेडिशन लोगों के वैल्यूज, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को शेप देकर लैंड यूज को इन्फ्लुएंस करती है। सेक्रेड ग्रोव्स इसका एक बढ़िया एग्जांपल है कि हाउ लैंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल एंड ट्रेडिशनल बिलीव्स, क्योंकि ये रिलीजियस कंसीडरेशंस के कारण ही लोकल कम्युनिटीज द्वारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज हैं, जहां पेड़ों का काटना या वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाना वर्जित है। डिफरेंट कल्चर्स ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन, टेरेस फार्मिंग या नोमैडिक हर्डिंग जैसे यूनिक फार्मिंग मेथड्स को अपनाया हुआ है, जो उस एरिया के लैंड यूज पैटर्न से डायरेक्ट जुड़े होते हैं। आशा करता हूं कि अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि ये फैक्टर्स कैसे लैंड यूज डिटरमाइन करते हैं। हमारे देश का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, पर लैंड डेटा सिर्फ 93% एरिया का ही अवेलेबल है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आसाम को छोड़कर बाकी स्टेट्स का डेटा उपलब्ध नहीं है। साथ ही जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया है और जो एरिया चाइना के कब्जे में है, उसका सर्वे ही नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले नेट सोन एरिया की बात करते हैं। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। नेट सोन एरिया पंजाब और हरियाणा में
80% से ज्यादा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार में 10% से कम है। यदि आप इसके कारण ढूंढिएगा तो आपको टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल आदि कैसे लैंड यूज को डिटरमाइन करते हैं दिखाई देगा। अभी जिस नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं ना, वो कैसा रीजन है? माउंटेनियस टेरेन है, वहाँ घने जंगल भी हैं, क्लाइमेट भी बड़ा अनफेवरेबल है हेवी रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत सीमित है ना। ऐसी स्थिति में बड़े स्केल में फसलों की खेती करना मुश्किल होता है। वहीं पंजाब हरियाणा का प्लेन फर्टाइल है, क्लाइमेट फेवरेबल है और फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी इम्पैक्ट है। इन्हीं सब कारणों से ज्यादा एरिया को खेती के तहत लाया जा सका और वहां का ग्रॉस क्रॉप एरिया बहुत ज्यादा है। अब जरा इन पाई चार्ट्स को देख लीजिए। पहले पाई चार्ट में डेटा 1960-61 का है और दूसरे में 2014-15 का है। इन पर जरा गौर करिए और बताइए नेट सोन एरिया कम हुआ है या बढ़ा है? पहले में 45.6% है जो बढ़कर 45.5 हो गया है, मतलब बढ़ा है, बेशक बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। अब फॉरेस्ट की बात। इंडिपेंडेंट इंडिया में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में आई। इस फॉरेस्ट पॉलिसी ने तय किया कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के 33% जमीन पर फॉरेस्ट होना चाहिए, मतलब 1/3 पर। अब फॉरेस्ट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है हम सब जानते हैं, वैसे ही 33% थोड़े तय किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। फॉरेस्ट एरियाज के आसपास रहने वालों की आजीविका जंगल पर ही निर्भर करती है। हम लोग अभी इस टॉपिक पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब देखते हैं पाई चार्ट। पहले में फॉरेस्ट एरिया 18% था, जो कि 2014-15 वाले पाई में बढ़कर 23.3% हो गया। ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में सेट टारगेट से पहले भी कम था, अब भी कम ही है। हाँ, पहले से फॉरेस्ट एरिया थोड़ा बढ़ा है। अब बात करते हैं परमानेंट पैस्चर्स की। पहले पाई चार्ट ही देख लेते हैं। पहले वाले में 4.71% है, दूसरे में 3.3%, मतलब ये कि पैस्चरलैंड घटे हैं। तो ऐसा कैसे है कि भारत, जिसके पास 4% से कम एरिया अंडर पास्चर है, वो अपने कैटल के ह्यूज पॉपुलेशन को सस्टेन करते हैं? देखिए, सदियों से इंडियन फार्मर्स ने अपने खेतों में लाइव स्टॉक के साथ पार्टनरशिप डेवलप की हुई है। वे क्या करते हैं कि सभी फार्म वेस्ट को चारे के रूप में अपने मवेशियों को खिला देते हैं और सारे एनिमल वेस्ट को ऑर्गेनिक मैन्योर्स के रूप में खेतों में डाल देते हैं। इससे उनकी सॉइल फर्टिलिटी भी बनी रहती है। कुछ फसलें विशेष रूप से पशुओं के चारे के रूप में उगाई ही जाती है। हालांकि ज्वार और बाजरा मोटे अनाजों की कैटेगरी में आने वाले क्रॉप्स हैं, पर इन्हें खास चारे के लिए भी उगाया जाता है। ये सभी पशुओं के लिए फायदेमंद होती हैं। आज भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है ना। एक और वेस्टलैंड देख लेते हैं। वेस्टलैंड जो पहले पाई चार्ट में 12.01% में था, वो घटकर 5.5% हो गई। इसका मतलब लगता है कि उनका इस्तेमाल दूसरे नॉन एग्रीकल्चरल यूज जैसे बस्ती बसाने में, सड़कें बनाने में, इंडस्ट्री लगाने में हुआ है। तो इस तरह हम लोगों ने फॉरेस्ट पर चर्चा की, नेट सोन एरिया पर बात की, दोनों पाई चार्ट्स कंपेयर किया, हमने पैस्चर्स की भी बात की। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अब आप लोग बाकी बचे हुए को खुद देख सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।